बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ब्रेकिंग आपके साथ जो है वो शेयर करनी है, लेकिन वो टीवी चैनल्स वाली ब्रेकिंग नहीं है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो पिछले 7 महीनों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। वो स्टॉल्ड है, वो रुका हुआ है। वो आईएमएफ की टेक्निकल लैंग्वेज में सस्पेंडेड तो नहीं तो मुअत्तल है। और उस पे कोशिश पाकिस्तान ने की है, लेकिन अभी तक हम उसको रिवाइव नहीं कर सके। थोड़ा सा मैं माजी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक माजी की बात पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ ना हो, पूरी बात समझाई नहीं जा सकती। आपको याद है कि लास्ट जो 7th और 8th रिव्यू था पाकिस्तान का, वो अगस्त में जो है वो अगस्त 2022 में वो कंप्लीट हुआ था। उसके नतीजे में पाकिस्तान को किस्त मिली थी, और उसके बाद जो नवा जायज़ा था उसमें सितंबर तक का डेटा, जुलाई से सितंबर तक का डेटा को रिव्यू करना था आईएमएफ ने, और उसकी ड्यू डेट शुरू होनी थी 3 नवंबर से। पहले तो 3 नवंबर से पाकिस्तानी हुकाम ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन हम आईएमएफ को कन्विंस करने में नाकाम रहे। आईएमएफ का मिशन ही उन्होंने डिस्पैच नहीं किया, ना वर्चुअल टॉक्स ईमेल पे या जूम पे जारी रहीं, लेकिन वो बाकायदा फॉर्मल टॉक्स शुरू नहीं हो सकी। उसी दौरान आपको पता है कि सितंबर या अक्टूबर में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन डार साहब आ गए थे और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब को अनसरमोनियसली उनके ओहदे से हटाया गया। तो उसके बाद डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। डार साहब ने अपने तरीके से इकॉनमी को चलाने की कोशिश की। मैं अब बुनियादी जो उनकी स्ट्रैटेजी नाकाम हुई है, मैं उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि वो जो पाकिस्तान के बायलैटरल पार्टनर्स हैं, चाइना, सऊदी अरब, यूएई, कतर और जो बायलैटरल्स हैं, उनसे वो पैसे लेकर आईएमएफ के साथ एक स्ट्रेंथ से निगोशिएट करना चाहते थे। लेकिन ये जितने बायलैटरल्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मुंह पे करारा और खट्टा जवाब जो है वो दे दिया कि जब तक आप आईएमएफ के लूप के अंदर नहीं जाएंगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे। उसके नतीजे में हुआ ये कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर गैप आना शुरू हो गया, जो इंटरबैंक मार्केट है और जो ओपन मार्केट है उस पे अक्टूबर के बाद उसके दरमियान गैप बढ़ना शुरू हुआ, और ये गैप जनवरी तक जो है वो जारी रहा, जनवरी 2023 तक। जनवरी में आईएमएफ ने अपना मिशन भिजवाने से पहले ये शर्त आयद की कि 2 काम आपको करने पड़ेंगे। एक तो पेट्रोलियम की प्राइसेस आपको बढ़ानी पड़ेंगी, और दूसरा ये जो एक्सचेंज रेट का 2 रेट्स हैं, इनको ख़त्म करके एक रेट करना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि उसके नतीजे में मैसिव जो है वो रुपी डिवैल्यू हुआ। उसके बाद 31 जनवरी को आईएमएफ के साथ टॉक्स शुरू हुई, जो कि 9 फरवरी तक जारी रही। लेकिन ये नवा जायज़ा फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आईएमएफ ने लिंक कर दिया कि आप जो हमारे प्रायर एक्शंस हैं उन सब पे पहले अमल करेंगे, तो उसके बाद हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे। माजी में ऐसे नहीं होता था। होता यह था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता था और आईएमएफ ये शर्त आयद करता था कि आप प्रायर एक्शंस पे अमल करेंगे तो हम बोर्ड में ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे। इस दफ़ा माजी से हटके हुआ, और पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने कहा कि आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले प्रायर एक्शंस लेंगे। उन प्रायर एक्शंस क्या थे? वो प्रायर एक्शंस थे 170 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस,
आपको याद होगा कि जीएसटी का रेट 17 से 18 हुआ, सिगरेट्स पे टैक्स में इजाफा हुआ और टैक्स मेयर्स हुए, लग्जरीज आइटम जो है उन पे जो है वो उन्होंने चीज़ें आयद की, एडिशनल टैक्सेस लगाए, तो उसके नतीजे में 170 अरब रुपए के मेयर्स लिए। उसके अलावा बिजली की कीमत बढ़ाई, उसके अलावा गैस की कीमत बढ़ाई, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो फ्यूचर का टैरिफ था उसको भी इनकॉर्पोरेट किया। उमन आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद की चीज़ ऐसी नहीं होती, लेकिन वो भी करना पड़ा, वो भी कर दिया। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए कर दी, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी। ये सारा कुछ करने के बावजूद अभी तक वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ की एमडी को 1 घंटे की कॉल की, 1 घंटे की गुफ्तगू की और रिक्वेस्ट की। उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ये पीएम हाउस में हुई। उस टेलीफोन के दौरान उस कमरे में प्राइम मिनिस्टर समेत 3 अफराद मौजूद थे। एक थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर आयशा गौस पाशा और दूसरे थे स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन फाइनेंस तारिक बाजवा साहब। इन दोनों की मौजूदगी में ये गुफ्तगू हुई आईएमएफ की एमडी के साथ। और जो ज़राए बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि आईएमएफ ने एक बार फिर कहा है, 3 शराइत बेसिकली आईएमएफ ने अब हुकूमत पाकिस्तान के सामने रख दी है। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सचेंज रेट का इंटर बैंक का और फ्री मार्केट का फ़र्क है, जिसमें इंटर बैंक में 285 के लगभग है और ओपन मार्केट में 316 रुपए को टच कर चुका है, 310 से 316 के दरमियान है रेट। ये बहुत बड़ा गैप है, कोई 10.8% या 11% के लगभग ये गैप बनता है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसको आईएमएफ ने कहा है कि आपको ये गैप ख़त्म करना पड़ेगा। एक तो फिर इसका मतलब है कि डीवैल्यूएशन मज़ीद जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है उसमें करनी पड़ेगी। एक तो ये बात। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप अपने रिवाइज्ड बजटरी फ्रेमवर्क फॉर आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है और जो अगले साल का बजटरी फ्रेमवर्क है वो शेयर करें। और तीसरी वही बात कि आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को सिक्योर करें $6 बिलियन की। पाकिस्तान कह रहा था कि हम 4-4.5 बिलियन डॉलर्स पे का गैप है और हम ये कर चुके हैं, आप इसको साइन करें, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो आईएमएफ ने कही हैं। ये जो बजटरी फ्रेमवर्क पे है उस पे आईएमएफ के मेजर कंसर्न्स है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप स्टेटस को की अप्रोच के साथ चलेंगे तो पाकिस्तान का बजट डेफिसिट 8 से 9% ऑफ जीडीपी को टच कर सकता है। तो आपको मेजर किस्म का रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और अखराजात में कमी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। तो क्या अगला बजट डार साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक इलेक्शन बजट होगा या आईएमएफ की मर्जी का बजट होगा? ये बड़ा ही ट्रिकी किस्म का मामला है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आईएमएफ उस टाइम तक ये पाकिस्तान का रिव्यू कंप्लीट नहीं करेगा, शायद 9वां और 10वां दोनों कर दे कंबाइंड करके, ये सिर्फ 9वां हो, जब तक आईएमएफ की मर्जी के मुताबिक ये बजट पास नहीं करवाया जाता। क्योंकि आईएमएफ को ये ख़तरा है कि कहीं हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन बजट ना पेश कर दे। सारी चीज़ें जो खराबी की तरफ बढ़ रही हैं ये मज़ीद खराबी की तरफ ना बढ़ जाएं। तो अब अपनी अपनी साइड पे अपने अपने स्टांस पे दोनों साइड्स खड़ी हैं। एक डेवलपमेंट हुई है कि वो जो कम्युनिकेशन ब्रेकअप हो चुका था, ब्रेक डाउन हो चुका था, वो दोबारा से राब्ते बहाल हुए हैं। अब देखना ये है कि ये 9वां जायज़ा या कंबाइंड 9वां और 10वां जायज़ा कंप्लीट होता है या नहीं होता। और दूसरा, क्या ये आईएमएफ के प्रोग्राम में एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी? हुकूमत पाकिस्तान इसकी रिक्वेस्ट करेगी या नहीं करेगी? आईएमएफ इसके लिए तैयार नहीं है। कहीं ये प्रोग्राम 30 जून को
9वें या 10वें जायजे की कंप्लीशन के बाद ख़त्म हो जाएगा या क्या होगा? इट्स प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग, चूंकि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे अगर 9वां और 10वां जायजा कंप्लीट होता है। लेकिन अगर 9वां और 10वां जायजा ही कंप्लीट नहीं होता तो फिर ये प्रोग्राम नाकामी की सूरत में 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। मुश्किल सूरत हाल है। 3 शराइत है IMF की जो उन्होंने पूरी करनी है, और चौथी मैं वो भी बयान कर देना चाहता हूँ कि IMF ने उसमें कहा है कि हम पाकिस्तान में जो रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको भी देख रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आइन के तहत और रूल ऑफ लॉ के तहत इस पॉलिटिकल जो डिस्प्यूट्स इस टाइम चल रहे हैं उनको हल किया जाए। उमूमन IMF पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता, लेकिन आइन और कानून की बात तो बिल्कुल ठीक है। और यही बात है कि जैसे ही पाकिस्तान में ख़त्म हो एक हुकूमत का टेन्योर, तो उसके बाद जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम है उसके अंदर इलेक्शंस हो ताकि ये बात आगे बढ़े। और IMF ने भी आइन की बात की है, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं की। IMF ने ये नहीं कहा कि आप इलेक्शंस करवाएं। इसको ये ट्रस्ट देना कि IMF इलेक्शंस की बात कर रहा है, IMF इलेक्शंस की नहीं, IMF आइन की बात कर रहे हैं। और आइन की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जब हुकूमतों का टेन्योर कंप्लीट हो तो उसके मुताबिक इलेक्शंस हो। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये डिबेट है कि क्या सूबाई असम्बलियों जब टूट चुकी हैं तो उनके 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, या उसके बारे में आइन क्या कहता है। आइन तो बड़ा क्लियरली कहता है कि 90 डेज़ के अंदर वो सूबाई असम्बलियाँ ये टूटी हुई हैं उनके मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है वो उसमें फिर एक मुतनाज़ा मामला है, तो उसके बारे में IMF ने कोई बात नहीं की। हमें जंप टू द कंक्लूजन नहीं करना चाहिए बीइंग ए जर्नलिस्ट। IMF ने इलेक्शंस के बारे में बात नहीं की। आप उनकी स्टेटमेंट उठा के देख लें। अगर बहसीयत साफ़ी में इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करूं तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं इस तरह का ट्विस्ट करूं। उन्होंने जो बात की है मुझे एज इट इज़ आपके सामने रख देनी चाहिए। उन्होंने कहा जी आइन के मुताबिक इन चीज़ों को और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक इन चीज़ों को सेटल करें। अब उसके लिए पाकिस्तान के फोरम्स मौजूद हैं। IMF इसके बारे में ना उसका मैंडेट है ना उसको बात करनी चाहिए। और ये मैंडेट किसका है? ये पाकिस्तान की असम्बलीज का है, पार्लियामेंट का है, और उसके बाद पाकिस्तान की जुडिशरी का है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स हैं और जो इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उन पे वो बात करें, ना कि वो बात करें जो हमारे डोनर्स हैं, ना उनकी डोमेन है, ना उनका इख्तियार है, और ना ही उन्हें इस बात की इजाज़त देनी चाहिए हमें कि वो इन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करें। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। एक और बात मैं आपसे शेयर करके इजाज़त चाहूँगा, और वो बात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो रिवाइज्ड आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेट्स हैं और जो नेक्स्ट ईयर का है वो IMF के साथ शेयर कर दिया है। अब देखना ये है कि इसके बारे में ब्रेक थ्रू होता है या नहीं। टाइम इज़ रनिंग आउट, वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, टाइम कम है। अगर इसके बारे में बजट पे एग्रीमेंट हो जाता है तो बात आगे बढ़ेगी और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे भी मूव करना पड़ेगा और डीवैल्यूएशन भी होगी। ये 3 चीज़ें होंगी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, वरना बाय बाय IMF। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मुश्किल सूरत हाल होगी। उसके बारे में आइंदा किसी व्लॉग में आपसे गुफ्तगू करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ता है तो उसके क्या नतीजे होंगे। महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए।